गुड मॉर्निंग एवरीवन। गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड क्लासेस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं शालिनी खेड़े हिंदी विषय के साथ में पुनः एक बार आप सभी के समक्ष हूँ। और जिस प्रकार हम अपने लास्ट वाले या इसके पिछले लेक्चर में हमने अपना पार्ट एक भाषा और व्याकरण बीच में रोका था, अब हम उसी पार्ट को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। चूँकि हमने इसके पहले समझा था कि भाषा किसे कहते हैं, चूँकि ये हमारी हिंदी विषय की व्याकरणगत कक्षा है और इसके लिए हमने भाषा और व्याकरण विषय चुना था और हमने भाषा के विभिन्न प्रकार जाने थे। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा के बारे में पढ़ा था। उसके पश्चात हमने अलग अलग भाषाएं, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में जाना था कि ये तीन भाषाएं कौन सी होती हैं। एक बार पुनः मैं इन भाषाओं के बारे में आपको थोड़ा सा पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। सबसे पहली बात, वह तरीका जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के विचारों को जानते हैं या समझते हैं, वह तरीका जो होता है वह भाषा कहलाता है। बहुत आसान तरीका हमने आपको कहा था मौखिक भाषा, जब हम बोलकर या सुनकर अपनी बात किसी को कहें या अन्य व्यक्ति के मन की बात को समझें। दूसरा तरीका हमने जाना था लिखित भाषा। लिखित भाषा अर्थात जब आप लिख कर या पढ़कर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपने विचारों को लेना और देने का काम करते हैं, वह कहलाती है आपकी लिखित भाषा। और तीसरी भाषा थी, हमने पढ़ी थी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा की परिभाषा में हमने जाना था कि जब हम अपने मन के विचारों को किन्हीं संकेतों या इशारों के द्वारा अन्य तक पहुंचाते हैं या अन्य व्यक्ति के विचारों को जानते हैं, तो वह भाषा हमारी कहलाती है सांकेतिक भाषा। ये तीनों भाषाएं हमने आपको अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझाई थी, जैसे रेडियो पर किसी समाचार का आना या टीवी में किसी समाचार का सुना जाना या हमारा आपको यहाँ पर क्लास देना। चूँकि यह भी एक मौखिक है, हम यहाँ से कह रहे हैं और वहाँ पर आप हमें सुन रहे हैं। लिखित, जब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं और आप उसे पढ़ते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। और तीसरा सांकेतिक, जब हम आपको किसी संकेत के द्वारा कुछ कार्य करने को या अपने मन की बात आपको कहते हैं, वो थी सांकेतिक भाषा। फिर हमने आपको एक भाषा सिंपल बताई थी, ये थी मातृभाषा। दूसरी थी हमारी राजभाषा। हम पुनरावृत्ति इसलिए कर रहे हैं अपने कार्य की ताकि जब भी आप आगे बढ़े तो आपको पिछली वाली चीज याद होनी चाहिए। याद आया? हमने अपना कार्य कहाँ पर समाप्त किया था? भाषा के अलग अलग प्रकारों पर। मातृभाषा हमने आपको समझाया था बेटा कि जो भाषा हम अपनी माता से सबसे पहले सीखते हैं और अपने पूरे जीवन काल में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, वह होती है हमारी मातृभाषा, जो आप अपने घर में प्रयोग करते हैं, सबसे अधिक सुनते हैं। जैसे कोई बच्चा पंजाब का रहने वाला है और वह जन्म से ही पंजाबी भाषा सुनता है और पंजाबी भाषा का ही प्रयोग करता है। जिस प्रकार कोई ऑस्ट्रेलिया या रोमन व्यक्ति होता है या कोई ब्रिटिश देश होता है, वहाँ जन्म लेने वाला बच्चा जो होता है वह वहाँ की अंग्रेजी भाषा सुनता है और उसका प्रयोग करता है। कोई बच्चा यदि चाइना में पैदा हुआ है तो वो बचपन से चीनी भाषा सुनता है और उसी का प्रयोग करता है, तो वह उसकी होती है मातृभाषा। हम जैसे निमाड़ में रहते हैं तो हम बचपन से निमाड़ी सुनते हैं और उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो निमाड़ी हमारी मातृभाषा है। किंतु राजभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग लोग बोलने में तो करते हैं देश के, किंतु उसका सर्वाधिक प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हमारे संवैधानिक कार्यों में, अर्थात कि हमारे राजकीय कार्यों में, ऑफिस में होने वाले जो दस्तावेज होते हैं, वहाँ के जो दिशा निर्देश निकलते हैं, जो सारे सरकारी कार्यालय के थ्रू पूरी जनता में दिए जाते हैं, वह भाषा कहलाती है आपकी राजभाषा। जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके घर पे कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आता है ना, वो होता है किसमें?
राजभाषा यानी कि हिंदी में। आप जब बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, आपका जब रिजल्ट आता है ना, तो वो कौन सी भाषा में आता है? सबसे पहले राजभाषा हिंदी में, क्योंकि वह वहाँ पर आपका जो शासकीय कार्यालय है वहाँ से निकलता है। तो हमारी शासकीय कार्यालयों में और संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषा होती है वो होती है राजभाषा, ठीक है। और तीसरी होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकांश लोगों के द्वारा किया जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पूरे देश में 25 तरह की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उसमें से कम 18 भाषाएं ऐसी हैं बेटा जो कि हिंदी की तरह ही हैं, और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ है, आपका गुजरात है, फिर आपका मध्य प्रदेश है ना। इन जगहों पर अधिकतर जो होता है वो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। तो क्या हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं? नहीं। हमने फिर कहा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है किंतु मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है किंतु राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानित नहीं हुई है। और इन तीनों भाषाओं के बाद में एक आती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे? हाँ, ये तीनों भाषाओं का प्रयोग किसी देश के अंदर किया जाता है या किसी देश के रहने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। मातृभाषा घर, मोहल्ला, आपके शहर, आपके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें। राजभाषा पूरे देश में सरकारी या शासकीय दस्तावेजों में। और राष्ट्रभाषा यानी देश के अधिकांश लोगों द्वारा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब होता है वो आपके देश को क्रॉस कर जाती है। भाषा का ऐसा माध्यम जो सिर्फ आपके देश में नहीं, आपके देश के अलावा अन्य देशों में भी बोला और समझा जाता है, वह तरीका होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसे कि अंग्रेजी, आप अपने भारत देश के अलावा अन्य किसी देश में भी जाएंगे, आप चाहे चाइना में जाइए, चाहे आप नेपाल में जाइए, चाहे आप अमेरिका में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, ब्राज़ील चले जाइए, आप किसी भी देश में अगर जाते हैं तो जिन अधिकतर देशों में एक ही भाषा को बोला और समझा जाता है वह भाषा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इस प्रकार कल हमने भाषाओं में अलग अलग अंतर को जाना था। हमने कल ये भी जाना था कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ पर शुरू से रहता है वहाँ पर वह अपने शब्दों को बताने के लिए, शब्दों का अर्थ समझाने के लिए अपनी एक स्वयं की भाषा का निर्माण कर लेता है। जल का मतलब भी वाटर होता है, पानी का मतलब भी वाटर होता है, नीर का मतलब भी वाटर होता है, और वाटर का मतलब सिंपल एक पतला तरल पदार्थ जो पारदर्शी होता है जिसे आप पीने में यूज़ करते हैं, जिससे आप अपनी प्यास बुझाते हैं। तो ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से उच्चारित होता है, लेकिन इन सब का अर्थ एक ही होता है। अम्मा, माँ, अम्मी या आई या मदर, आप कोई भी शब्द प्रयोग करिए, लेकिन इन सब का मतलब सिर्फ एक ही है। जो बालक को जन्म देती है वह संबंध है आपका माँ से। तो शब्द उच्चारण के अकॉर्डिंग आपकी भाषा बदल गई है, या विभिन्न भाषाओं में उसका उच्चारण बदल गया है, लेकिन वह स्त्री तो नहीं बदली है। माता का पुत्र से या बच्चों से संबंध तो नहीं बदला है। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि उत्तर प्रदेश में हिंदी होती है, महाराष्ट्र में मराठी होती है, गुजरात में गुजराती होती है। फिर हमने लिपि के बारे में भी जाना था कि लिपि किसे कहते हैं। जब भाषा को बोला जाता है तो वो सिर्फ भाषा होती है, या शब्दों या अक्षरों या ध्वनियों को सिर्फ कहा और सुना जाता है तो वो भाषा कहलाती है। किंतु जब उसी ध्वनि को लिख दिया जाता है तो वह लिपि बन जाती है। तो लिपि भी अलग अलग होती है। जिस प्रकार समझने के लिए और बोलने के लिए भाषा के अलग अलग तरीके हैं या अलग अलग स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं, उसी प्रकार उसको लिखने के लिए भी अलग अलग संकेत या चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम बहुत सरल तरीके से लिपि कहते हैं। कल हमने आपको यहाँ पर लिखकर भी बताया था कि अलग अलग भाषाओं की लिपि जो होती है वो अलग होती है ना। तो आप लोग जब भी लिखते हैं, ये सारी लिपियाँ आपके देश में ही प्रयोग की जाती हैं, लेकिन
ये गुजराती है, ये आपकी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी है, ये आपकी उर्दू में हो जाता है, ये आपका अंग्रेजी का हो जाता है। तो बहुत आसान सी बात है, इसको भी मैंने क कहा, इसे भी क कहा, इसे भी मैंने क कहा और इसे भी मैंने क ही कहा। लेकिन फिर हम कह रहे हैं जिस तरह बंगाल में माँ का अर्थ माँ नहीं होता है, उसके लिए अन्य शब्द प्रयुक्त होता है, उर्दू में आप उसे अम्मी कहते हैं, तो नेचुरल सी बात है बोलने में अगर उसका उच्चारण अलग जा रहा है तो लिखते समय उसकी लिपि भी अलग ही हो जाती है। इसके पश्चात हमने कहा था कि हम अब इसके आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ भाषा के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम अपना व्याकरण वाला विषय आरंभ करते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? सरल रूप से आपको व्याकरण की एक बहुत छोटी सी परिभाषा आपकी पुस्तक में दी गई है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर रूप प्राप्त करती है। मैम, ये व्याकरण क्या चीज़ है? इसका शब्द ही इतना कठिन है, तो ये हमें समझ में कैसे आएगी? ये तो पढ़ने में भी नहीं अच्छी लग रही है। तो ये व्याकरण क्या है? इतना कठिन क्यों है? हाँ, कठिन इसलिए है कि जब आप इस कठिन शब्द को विस्तारित रूप से जान जाते हैं तब आपके लिए ये भाषा बहुत ही सरल हो जाती है। जब तक हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक आप किसी भी भाषा का, चाहे वो आपकी मातृभाषा ही क्यों न हो, आप उसका सही प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। कैसे? मैं जाता हूँ। अरे मैम, आप कैसे जाता हूँ? आप तो गर्ल हो, लेडी हो, तो मैं जाती हूँ बोलना चाहिए आपको। मैं जाता हूँ क्यों नहीं बोल सकती? मैं भी तो इंसान हूँ ना। मैं बोल रही हूँ, मैं भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आपको भाषा का प्रयोग आता है, तो फिर मैं गलत कहाँ हूँ? मैंने कोई गलत प्रयोग किया? हाँ मैम, किया है। तो बताइए मैंने कहाँ किया है? मैंने वहाँ पर व्याकरण का प्रयोग गलत किया है। इसके द्वारा मैंने भाषा का प्रयोग तो किया, लेकिन मेरी भाषा कैसी हो गई? अशुद्ध हो गई, सुनने में बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। मैं जाती हूँ, यानी अगर स्त्री है तो उसके साथ में उसकी क्रिया भी स्त्री ही होगी, कभी भी पुरुषवाचक नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम ये कह दें तुम खाती हो, सामने मेरे कौन खड़ा है? वीर खड़ा है, और मैं वीर से कहूँ कि तुम खाती हो, मैम ये तो बहुत गलत है। वीर तो लड़का है। क्यों लड़का है भाई? वो मनुष्य है। मैंने बोला और उसने सुना। भाषा का प्रयोग हम दोनों का आता है, लेकिन भाषा सुनने में बिल्कुल अशुद्ध लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि हमने व्याकरण का शुद्ध और सही प्रयोग नहीं किया है। मैं दोबारा अपनी परिभाषा दोहराती हूँ। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से पहला तो लिखना, उसके बाद में पढ़ना और फिर बोलना सीखते हैं। अब अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? कोई चेंज आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। चिड़िया बोलती है, पक्षी चहकते हैं, पक्षियों को उड़ाइए या पक्षियों को उड़ा, ऐसा बोलूँगी मैं? मैम कितना गलत लग रहा है सुनने में। आप तो कुछ कुछ बोले जा रही हैं, कहीं पर कुछ भी लगा दे रही हैं। ना तो आप वचन सही प्रयोग कर रही हैं, एक लड़के को आप बहुवचन में बोल रही हैं, क्रिया जो है आप वो बहुवचन के साथ में एक वचन की लगा रही हैं, तो ये तो सही है ही नहीं। हाँ, आपने मेरी ये सारी गलतियाँ कब जानी, कब पहचानी? जब आपको उस भाषा के व्याकरण का सही ज्ञान था। और व्याकरण का ज्ञान हमें अच्छी तरह से तब होता है जब हम उसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं। जब आप बहुत छोटे थे तो याद कीजिए, आपको यही नहीं पता होता था कि आप अपने लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे। मैं, हम, तुम या वह, पता ही नहीं होता था। आप मम्मी से सिर्फ यही बोलते थे, मम्मी तुम जाता हो, पापा खाती है। फिर धीरे धीरे आपने जब व्याकरण के नियमों को पढ़ा, सुना और समझा कि मम्मी हमेशा अपने लिए ती प्रयोग करती है, मैं खाती हूँ, पापा खाते हैं, तब आपने देखा कि इस व्यक्ति के लिए ये क्रिया या ये शब्द प्रयोग होता है। तब आप लोगों ने उसको अपनी भाषा में प्रयोग करना शुरू किया।
चूँकि हमारे व्याकरण के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है और जब हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तब हमारी भाषा सुनने में, पढ़ने में और लिखने में बिल्कुल सही और सुंदर हो जाती है। अन्यथा पता है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जब आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कई बार आप कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल लेता है। यानी आप उसकी भलाई की बात करना चाहते थे लेकिन सामने वाला क्या करता है, आपकी बात को गलत ले लेता है। क्यों? आपने शायद अपने वाक्यों में ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली वस्तु का प्रयोग सही नहीं किया है ना। एक सिंपल सी चीज़ कहती हूँ, इंग्लिश में हम कहते हैं ना, यू आर सो स्वीट। क्या कहा हमने? यू आर सो स्वीट। आपको सुन के अच्छा लगा? यू मतलब तुम, सो मतलब बहुत और स्वीट मतलब मीठा, है ना। अब अगर मैं हिंदी में कहूँ तुम बहुत मीठे हो, अजीब लग रहा है। मैं इंसान हूँ, मैं मीठा कैसे हो सकता हूँ? मैं कोई खाने की चीज़ हूँ? मैम ये तो रॉन्ग सेंटेंस है, गलत वाक्य है। मैं मीठा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं प्यारा हूँ, बट यू आर सो स्वीट। बट अगर अंग्रेजी के हिसाब से देखें तब तो ये वाक्य सही है, आपने उसमें कोई गलती नहीं निकाली। क्योंकि अंग्रेजी भाषा का व्याकरण हमें वहाँ पर उस शब्द को प्रयोग करने की इजाज़त देता है, लेकिन हमारे हिंदी के शब्द हमें व्याकरण के हिसाब से वहाँ पर मीठा शब्द प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत भोले हो, बहुत नरम दिल के हो, लेकिन तुम बहुत मीठे हो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो व्याकरण के नियमों का प्रयोग ही हमें भाषा का सही अर्थ प्रदान करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मन के भाव जैसे आपके मन में हैं वैसे ही सामने वाले द्वारा समझे जाए, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी भाषा का प्रयोग करने से पहले उसके व्याकरण का प्रयोग सीखें। जब इस दुनिया में सबसे पहले कोई भाषा बनी तो भाषा से पहले व्याकरण बना था। क्यों बना था? याद कीजिए, जब देश आज़ाद हुआ और ये परेशानी आई कि देश तो आज़ाद हो गया है, अभी तक तो इसको अंग्रेज चला रहे थे, अंग्रेजों के नियम चल रहे थे, लेकिन अब हमारा देश आज़ाद हो गया है और अगर हम चाहते हैं कि वो आज़ाद देश व्यवस्थित रूप से बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी समस्या के लाखों और करोड़ों लोगों को एक साथ लेकर चले और पूरी दुनिया में सबसे अच्छा देश कहलाए, तो उसके लिए ज़रूरी था कि कुछ नियम बनाए जाएं, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह किसी भाषा की सुंदरता और अच्छेपन के लिए या शुद्धता के लिए उसके व्याकरण के नियम होना आवश्यक होते हैं। सिर्फ भाषा ही नहीं, मनुष्य का जीवन हो या ये पूरी दुनिया हो, सब कुछ किसी न किसी नियम से ही चलता है। अगर किसी भी वस्तु को बिना नियम के छोड़ दिया जाए तो बहुत जल्दी वो अव्यवस्थित होने लग जाती है या वो अपनी सुंदरता खो देती है। तो यदि आप अपने जीवन को चाहते हैं कि वो व्यवस्थित चले, सही तरीके से चले और लोगों के सामने अपने सबसे सुंदरतम तरीके से दिखे, तो उसके लिए आप भी तो अपने जीवन में कुछ नियम बनाते हैं। जी हाँ, उसी तरह हमारे भाषा को बनाने वालों ने भी जब इसको एक भाषा का रूप प्रदान किया, मान्यता प्रदान की, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, आपकी बंगाली हो, गुजराती हो, तो उसके पहले उन्होंने कुछ नियम बनाए और उन नियमों को जिसमें लिखा गया उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी नियमों से बंधी हुई एक पुस्तिका को व्याकरण कहा जाता है। ये सिर्फ व्याकरण जो है ये कोई एक शब्द नहीं है, व्याकरण एक पूरा बुक है, एक ग्रंथ है जिसके अंदर किसी भाषा के प्रयोग के लिए अलग अलग नियम लिखे गए हैं। लड़का जाता है और लड़के जाते हैं, ध्यान दिया। लड़की
जाती हैं और लड़कियां जाती हैं। मैम ऐसा डिफरेंस क्यों? लड़की जाती हैं और लड़कियां जाती हैं, लेकिन लड़का जाता है और लड़के जाते हैं। जी हाँ, हम फिर दोहरा रहे हैं, भाषा की सुंदरता के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे हम व्याकरण कहते हैं, और वही व्याकरण हमें यह कहता है कि लड़कियां जाती हैं लेकिन लड़के जाते हैं। अगर लड़का एक वचन है, एक लड़का है, तो उसके साथ क्रिया में जाता लगता है, लेकिन अगर बहुत सारे लड़के बहुवचन हैं तो वो सब जाते हैं। मैम अंग्रेजी में तो ऐसा नहीं होता है, अगर एक है तो भी सेम क्रिया होती है या वर्ब यूज होता है, और यदि बहुत सारा होता है तो भी उसके लिए वर्ब होता है। फिर उसमें मेल और फीमेल को लेकर तो चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन हमारी हिंदी भाषा सबसे पुरानी है बेटा, और चूंकि हमारी हिंदी भाषा हमारी आदि भाषा, प्राचीन भाषा संस्कृत से आई है, जहाँ पर एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए और बहुवचन के लिए भी अलग अलग क्रियाएं होती थी। यानी वाक्य को सुनकर मात्र आपको ये पता चल जाए उसमें एक लड़का है, उसमें एक क्रिया हो रही है कि 10 क्रिया हो रही है, उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको उसका लिंग, काल, वचन, पुरुष सब पता चल जाता था। और सब के लिए सब कुछ डिफरेंट होता था, अलग अलग होता था। एक के लिए अलग, दो के लिए अलग और बहुत सारों के लिए और अलग। यानी वाक्य आपने पढ़ा और आपको सब कुछ फटाक से दिमाग में क्लियर हो जाता था। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमें हिंदी भाषा के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। अब व्याकरण के अंग हम पढ़ लेते हैं। व्याकरण के 4 अंग हैं। व्याकरण को कैसे पढ़ेंगे? पहला हम वर्ण विचार के हिसाब से पढ़ेंगे। वर्ण विचार यानी कि भाषा को समझने के लिए पहले तो हमको उसके वर्णों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हिंदी भाषा में कितने वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, कितने अक्षर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो कैसे बोले जाते हैं, वो किस तरह की डिज़ाइन में या किस तरह की आकृति में बनाए जाते हैं, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, कहाँ से उनका उच्चारण होता है, कौन से अक्षर मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं, ये सब चीज़ का ज्ञान हमको वर्ण विचार में होता है। यानी व्याकरण का पहला नियम जो है वो हमें ये बताता है या ये सिखाता है कि हमारी हिंदी भाषा में हमको कौन सा अक्षर, उसका कौन सा चिन्ह प्रयोग करना है, कैसे करना है, किस तरह से बोलना है। अ के बाद में आ ही आता है, आ के बाद में ई आती है। ऐसा नहीं कि पहले आ गया फिर अ आ गया, नहीं। अ, आ, ई, उ, री, यानी सारे अक्षर एक दूसरे के बाद क्रम से आते हैं। उनका क्रम हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। आप अपने इस क को इस तरह नहीं लिख सकते हैं। ये वाला नियम हमको कहाँ पढ़ने को मिलता है? वर्ण विचार में, है ना। फिर उसके बाद में है हमारा दूसरा शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा में कौन सा शब्द किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा अपने जरूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती है और दूसरे स्रोतों से शब्दों को ग्रहण भी करती रहती है। तो अक्षरों या वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है, फिर उनका विकास होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे नियम जो हैं वो हम लोग शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ र, म, ल, इस तरह हमने वर्णों को पढ़ना सीखा। फिर हमने यहाँ शब्द विचार में पढ़ा कि र में आ की मात्रा और म लगाएंगे तो राम शब्द बनता है, ल में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा तो लाता शब्द बनता है। ये हुआ हमारा शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। उसी प्रकार तीसरा होता है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम लोग क्या पढ़ते हैं या कौन सा नियम सीखते हैं? देखिए पेज नंबर 166, 166 पर आ जाइए सभी लोग। ठीक है, पेज नंबर 166 पर हम लोग यह सीखते हैं कि व्याकरण के इस अंग में वाक्य की संरचना, उसके अंग, उसके प्रकार आदि की जानकारी हमें मिलती है। कैसे? पहले हमने वर्ण विचार के अंतर्गत
वर्णों के बारे में यानी अक्षरों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, है ना। आप डायरेक्ट सीधे भाषा का प्रयोग करना नहीं सीख सकते। आपको भाषा प्रयोग करने से पहले आपको पहले उसके अक्षर सीखना पड़ेंगे, अक्षरों का नियम पता करना पड़ेगा। फिर आप उन अक्षरों से शब्द बनाना सीखते हैं, फिर उन शब्दों से आप वाक्य बनाना शुरू करते हैं। राम पुस्तक लाता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसके पहले सिर्फ इन शब्दों को बनाना सीखा था। प में ऊ की मात्रा आधा स, त क पुस्तक, र में आ की मात्रा राम, ल में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा लाता। फिर मैंने जब शब्द पढ़ना सीख लिए, अच्छे से बोलना सीख लिए, फिर मैंने सीखा कि वाक्य बनाते समय मैं इनको ऐसे ही उठाकर नहीं लिख सकती हूँ। उसके लिए क्या आवश्यक है बेटा, पहले मैं राम को लिखूंगी, फिर पुस्तक को लिखूंगी, फिर उसकी क्रिया लाता को लिखूंगी। इस प्रकार मेरा वाक्य सही बनेगा। ये नियम मैंने कहाँ पढ़ा, वाक्य विचार के अंतर्गत व्याकरण में। अगर मुझे ये वाला मैंने व्याकरण का नियम नहीं पढ़ा होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि राम पुस्तक लाता है या राम पुस्तक लाती है। वरना मैं तो ये कहती रहती, राम पुस्तक लाती है या पुस्तक लाती है राम। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मुझे शब्द बनाना आता है, मुझे वर्ण का ज्ञान है, तो फिर मेरा वाक्य गलत तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने व्याकरण में वाक्य विचार के अंतर्गत ये नियम पढ़ा कि नहीं, राम पुरुष है वो पहले आएगा, फिर वो जिस चीज को लाता है वो सेकंड नंबर पर आएगी, फिर उसकी जो क्रिया है वो उसके पश्चात आती है, तब जाके मेरा वाक्य सही बनेगा। और अंतिम है अर्थ विचार। व्याकरण में फिर हम पढ़ते हैं अर्थ विचार के बारे में। मैं भी अर्थ क्या चीज होती है समझ में ही नहीं आती है। हाँ, व्याकरण के इस नियम के अंतर्गत हम विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, इनके अर्थ और उनका वाक्य में कहाँ कैसा प्रयोग होता है ये हम पढ़ना सीखते हैं। तो किसी भी भाषा के व्याकरण के लिए हमें उसके अलग अलग अंगों को एक एक करके पढ़ना और समझना होता है। उसके पश्चात ही हम किसी भी भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको अंत में इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर लिख रही हूँ। आप उन्हें पढ़ेंगे, अपनी रफ कॉपी में एक बार लिखेंगे और उसे अच्छी तरह से कंठस्थ करेंगे। लास्ट याद कीजिए, पहला भाषा के 3 रूप हैं। पहला मौखिक, मैं पूरे पाठ को संक्षिप्त में लिख रही हूँ, आप इन मुख्य बिंदुओं को ही घर में दोहराएंगे और याद करेंगे। सांकेतिक, दूसरा मुख्य बिंदु है हमारा भाषा के प्रयुक्त रूप। पहला जो आप मातृभाषा प्रयोग करते हैं बेटा, दूसरा एक हमारी राजभाषा का प्रयोग, तीसरा होता है एक राष्ट्रभाषा और एक होती है आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा। हमने इन 4 भाषा के बारे में भी पढ़ा था। उसके पश्चात हमने लिपि के बारे में पढ़ा था, है ना। भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये भी हमारा एक मुख्य बिंदु है। भाषा के लिए तो लिखने के लिए अगर आप इन मुख्य बिंदुओं को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए यह पाठ बहुत आसान हो जाएगा। के लिए प्रयुक्त चिन्हों को
को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। फिर इसका अगला बिंदु व्याकरण के 4 अंग हैं। ठीक है, बहुत सरल तरीके से भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध और सही प्रयोग का ज्ञान, सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को, शास्त्र मतलब पुस्तक होता है बेटा, शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, को व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार यह पाठ के मुख्य बिंदु यहाँ पर फिनिश होते हैं। तो आज हम अपना यह पाठ यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इसकी अगली कक्षा में हम पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न करना शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे अगली बार अपनी पुस्तक और पेंसिल लेकर साथ में रहेंगे। तो आज का दिन यही समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद इस कक्षा को अटेंड करने के लिए। आपका दिन शुभ हो।